तो ये नसीमुद्दीन, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज और ये बसपा से जो गए हुए लोग हैं, इनको कैसे दिख गए? ये भगोड़े लोग अपने आका खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जिनकी हैसियत अपनी खुद नहीं है। ऐसी बात को ये चौराहे चौराहे पे जब कहते थे ना, तो मेरे कार्यकर्ताओं के खून में आग लग जाती थी। बसपा की ऐतिहासिक और जबरदस्त रैली के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये किराए की भीड़ थी? देखिए, मानवर श्री मसीहा कांसीराम साहब जी की पुण्यतिथि थी, जो उनको दर्शन करने के लिए, उनको पुष्प अर्पित करने के लिए, और जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी हैं, जिनको हमारा जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जिनको माननीय बहन जी को न्याय की देवी के रूप में देखता है। हमारे लोग नारा भी लगाते हैं कि न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। और उन कार्यकर्ताओं ने अपने मसीहा मानवर कांसीराम साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए और अपनी न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने मन बनाया था। जो लोगों ने अपने पैसे का, अपनी गाड़ी कमाई का, अपने जेब का पैसा खर्च करके लोगों ने चंदे लगा करके बसें बुक की, छोटी गाड़ियाँ बुक की, ट्रेनों से लोग आए। इसके लिए मैं अपने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इतना बड़ा कार्यक्रम सफल करने में सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, वरिष्ठों का भी सहयोग। पाल साहब, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, आपके साथ में रहे लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित भीड़ थी। देखिए, जो हमारे यहाँ से भगोड़े लोग हैं, ये लोग जब अपने आका के पास गए थे तो ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी हमारे ही चलाने से चलती है, हम ही भीड़ मैनेज करते हैं, हम ही कार्यक्रम का संचालन करते हैं, इसलिए अब हम लोग नहीं हैं। अब बहुजन समाज पार्टी जीवन में इतनी बड़ी भीड़ या रैली नहीं कर सकती। लेकिन उन लोगों को, अब उनको किस भाषा में हम कहें, क्योंकि जैसे जिनको माननीय बहन जी 18 विभाग का मिनिस्टर बनाया, उनकी नीचता की हद हो गई कि जिनको नेता बनाया, इतने बड़े बड़े विभाग का मंत्री बनाया, उन जैसे लोगों ने अपने जहाँ पर अब हैं, उन अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की अनाप शनाप बात बोल रहे हैं। और इसको सुन करके हमारा कार्यकर्ता भी बहुत गुस्से में आया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब की गाड़ी कमाई खर्च करके लेके आए हैं। मैं तो चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे वो नसीमुद्दीन जी हों, चाहे आर.के. चौधरी जी हों, या अभी इंद्रजीत सरोज पीछे थे, सोचे होंगे कहीं हमारे आका हमसे नाराज ना हो जाए, चौधरी बोल गए, वो भी कल बोलने लगे। इन लोगों को क्या बहन जी की ताकत का एहसास नहीं है कि बहन जी की एक आवाज़ पर करोड़ों लोग इकट्ठा हो सकते हैं? ये इनको नहीं मालूम है, इंद्रजीत सरोज जी को, आर.के. चौधरी को या नसीमुद्दीन को। इनको सबको मालूम है कि इनकी कोई हैसियत नहीं थी। माननीय बहन जी के बदौलत ये नेता बने थे, माननीय कांसीराम साहब के बदौलत नेता बने थे, और माननीय बहन जी की आवाज़ पर लोग इकट्ठा होते थे, माननीय बहन जी के बदौलत लोग जीत के आते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के बदौलत भीड़ हुई या ये हुआ, तो भाजपा ने तो हमारी ट्रेनें भी बंद की। झांसी से आने वाली 11 ट्रेनें इंटरलॉकिंग का हवाला देते हुए बंद कर दी गई। तमाम जगह के रेलों का रोड का डाइवर्जन कर दिया गया। फिर दूसरी बात जो नसीमुद्दीन बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार के मंत्री का फोन आने पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तेल सहित गाड़ियां दी है, सरकारी बसें दी हैं। एक भी सिंगल बस दिखा दें, आप भी कवर करने के लिए गए होंगे, भीड़ दिखे होंगे, एक सिंगल बस सरकारी और प्राइवेट भी बसें, जब हमारी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया या हमारे जो इधर झांसी बुंदेलखंड से आने वाली ट्रेनों को बंद किया गया 7 से लेकर 11 तक, उसी वक्त हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा था कि चंदा लगा करके बसें करो, और आपके अंदर एक गुस्सा आना चाहिए कि जब आपकी लड़ाई को रोकने का कोई प्रयास करे तो उस लड़ाई को और मजबूती से लड़ना चाहिए। और आप लोगों को हमने एक सुझाव दिया था कि आप सभी लोग जितनी बसों को बुक करना, उनकी सारी बसों का रसीद जरूर कटवा लेना, वरना हो सकता है एक साजिश के तहत आपकी बसों को भी रोक दिया जाए। लेकिन जब आप बुकिंग करके रखोगे तो आप उससे लड़ाई लड़ सकते हो। मैंने बुकिंग की है आपकी बस को 8 तारीख को शाम से लेकर के 9 तो ये तारीख को शाम नसीमुद्दीन तक। सिद्दीकी, आर.के. चौधरी,
और ये इंद्रजीत सरोज तो बहन जी के साथ काम कर नहीं चुके नहीं, हैं, इन मंत्री लोगों रहे। की बौखलाहट है ये, जो अपने आका को खुश कर रहे थे कि बिना मेरे बसपा में कुछ हो नहीं सकता है। आज बसपा में बहुत कुछ हो गया माननीय बहन जी की गाइडलाइन के निर्देश पर। तो इनके आका लोग कह रहे भाई तू तो बोल रहे थे कि मेरी हैसियत से वहां सब कुछ होता है, ये तो सब कुछ हो गया, तुम नहीं थे तब भी। तो ये लोग खुश करने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, बाकी वो बसपा में रहे हैं, उनको भी मालूम है कि हमारी भीड़ किस तरीके से आती है। और इस बार तो हमने जो अपने कार्यकर्ताओं को कहा, क्योंकि माननीय बहन जी ने पिछले महीने जब 7 तारीख को बहन जी ने हम लोगों को बुलाया था, तो मीटिंग लिया था रैली के कार्यक्रम की तैयारी के लिए पूर्ति थी कि माननीय बहन जी ने कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं से जाके एक बात बोल देना कि माननीय बहन जी के विचारों को सुनने के लिए चलना है, और माननीय कांसीराम साहब, मसीहा माननीय कांसीराम साहब को पुष्प अर्पित करना है। और आप अगर कहीं पर्यटन घूमने जाते हैं पर्यटन स्थलों पर या कहीं अपने तीर्थ स्थलों पर, तो वहाँ आपको पैसा कौन देता है? तो लोग बोले कि हम अपनी जेब का खर्च करके जाते हैं। तो हमने कहा अपने मसीहा माननीय कांसीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने के लिए आपको अपने पैसे से चलना चाहिए। किसी दूसरे के पैसे से कोई भेज भी रहा हो तो मत जाओ कि मैं अपने मसीहा की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने और अपनी नेता माननीय बहन जी को सुनने के लिए मैं अपनी जेब का पैसा खर्च करके चलूंगा। ये वो भीड़ थी, ये वो भीड़ थी। और मैंने तो देखा है कि इन लोगों को मालूम था कि ना बीएसपी में कोई विधायक है, एक ही विधायक है माननीय उमाशंकर सिंह जी, ना कोई सांसद है, कोई चुनाव ही नहीं है कि जो प्रत्याशी लोग गाड़ी ले आए। मैंने तो पहले भी देखा है बीएसपी की ही रैलियों का, पूर्व की जितनी रैलियां थी सारा रिकॉर्ड टूट गया। इसका कारण मालूम क्या है? कारण यह है कि जब पहले, अभी मान लो हमारे यहाँ प्रत्याशी रहते थे चुनाव पीरियड में, जब हम रैली कराते थे तो हमने प्रत्याशी को बोलते थे तो कहते थे भाई 5 बस लगा दें, 10 बस लगा दें। तो हमने कहा भाई हमारे तो बूथ कमेटी भी नहीं जा पाएगी। तो वो लोग, कुछ लोग तो कर देते थे, कुछ लोग कहते अरे भाई चुनाव लड़ना इतना तंग काहे कर रहे हो। लेकिन इस बार कोई प्रत्याशी था नहीं ना। मेरे कार्यकर्ताओं की एक बूथ पर 6 पदाधिकारी होते हैं, बूथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 संगठन सचिव, 1 सेक्टर सचिव, आवलिक बूथ प्रभारी, 6 हो गए। और 10 बूथ का एक सेक्टर होता है, तो 10 से 60 हो गए। और 1 सेक्टर अध्यक्ष महासचिव, 62 हो गए। हमने अपने लोगों की कहा आम पब्लिक तो छोड़ो, जो माननीय बहन जी के निर्देश पर 2 मार्च से लेकर के अब तक आपने बूथ कमेटी बनाई है, इनको खाली लिए चलो, जो मेरा फार्मूला था। मतलब ये केवल झांकी है। हमने उनको कहा अपनी कमेटी लेके चले चलो। तो 1 सेक्टर 10 बूथ का कितने लोग हो जाएंगे? 62 लोग। तो 1 बस की जरूरत है। आप 60 लोग मिल करके, 62 लोग मिल के, अगर आपकी 18,000 बस हो रही तो 300 लगा लेना आने जाने का दोनों, 36 18,000। मान लो 30,000 की है तो 500 लगा लेना, 6 पंचे 30,000 हो जाएगी। और उसी में लइया चना का भी बच जाएगा। ये बात मेरे कार्यकर्ताओं ने तुरंत कनेक्ट किया और इस पर जुट गए। हमने कहा जो आदमी अपनी बूथ सेक्टर कमेटी को लेके नहीं आ पाएगा तो वो फिर आगे आने वाली अपनी हुकूमत देखने का गलत सपना ना देखे। आप बूथ सेक्टर कमेटी तो ले चलो। ये मेरे कार्यकर्ताओं के मन में आ गया कि ये अध्यक्ष जी सही कह रहे हो, बूथ सेक्टर कमेटी ले चलना है तो हमें 1 बस करनी है। तो जहां लोग हमारे प्रत्याशी लोग 2 4 10 बस देते थे, वहां एक विधानसभा में 400 बूथ होता है, एक विधानसभा में 400 बूथ। और 10 का हमने किया तो 10 चौक 40, यानी 40 सेक्टर बन गया 400 बूथों का, तो 40 बस हो गई। ये रहा गणित। हाँ, अच्छा, तो ये बौखलाहट है क्या? इनकी बौखलाहट है। हाँ। जीवन में सोच नहीं सकते थे। अब जहां बसें नहीं मिली, अगर एक सेक्टर में हमारी बस लगी, 62 पदाधिकारी हैं, 70-80 आ जाते खड़े होकर, 10-20 हमारे आ गए। वो तो और जहां बसें नहीं मिली, वो तकनीक है। जहां बसें नहीं मिली वहां क्या किए? हमने देखा जहां बसें नहीं मिली वहां हर बूथ से 1 छोटी गाड़ी, इन एक सेक्टर 10 गाड़ी, तभी 70 आ गए। अरे पाल साहब, जब पूरा लखनऊ पट गया, हाँ। चारों तरफ नीला झंडा, हाथी निशान, बहन जी, आकाश आनंद के नारे लग रहे हैं, तो फिर बचा क्या? ये कब हुआ? ये तब हुआ जब माननीय बहन जी ने कहा था माननीय कांसीराम साहब की पुण्यतिथि राज्यव्यापी कार्यक्रम कर रहे हैं, ना कि रैली। रैली का नाम नहीं दिया था ना। जिस दिन रैली का नाम बहन जी दे देंगे ना, उस दिन ये जो बोल रहे हैं ना अनाप शनाप बातें, ये 4 दिन पहले लखनऊ छोड़ के भाग जाएंगे। 4 दिन पहले लखनऊ में दिखाई नहीं पड़ेंगे ये।
क्योंकि अभी तो ये रैली नहीं थी, मानवर मसीहा कांशीराम साहब की पुण्यतिथि राज्यव्यापी कार्यक्रम था। बस बस जिस दिन रैली हो जाए, रैली हो जाएगी तो ये लोग अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे जो यहाँ होगा, क्योंकि इनके घर के गेट तक भीड़ हमारी जमा होगी। अच्छा एक चीज देख रहा हूं, जिस दिन से रैली हुई है यूपी की सियासत में सोई पड़ी बसपा जाग गई है, कार्यकर्ता जाग गए, पत्रकार जाग गए हैं, समीक्षक जाग गए हैं, राजनीतिक विश्लेषण जो करने वाले हैं वो लोग भी जाग गए हैं, और चैनल्स पे मीडिया में बहस होने लगी है कि आखिर बहन जी ने अभी तो एक झटका दिया है तो ये हाल है, और विरोधी तो ऐसे जागे हैं जैसे लग रहा है कि 27 के चुनाव में बहन जी क्या करने वाली हैं। देखिए रैली पहले भी आपने मेरी इंटरव्यू किया था जी, तो मैंने बोला था आपसे कि ये जो डिबेट में बैठने वाले लोग हैं बड़े बड़े चैनलों पर, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग क्या कहते हैं बीएसपी तो खत्म हो गई, बीएसपी तो मिट गई। तो चुनाव आयोग ने एक आईना दिखाया कि भाई उस बीएसपी को मिटी हुई पार्टी ना कहो, आज भी इस भारत देश में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं बीएसपी है। लेकिन इसके बाद भी जिस चौराहे पर ये बहुजन समाज पार्टी से अलग जितने दल हैं जो एक झुंड बना के चलते हैं, लोग कहते हैं बीएसपी कमजोर हो गई, कमजोर बीएसपी को बताते हैं, और कई दलों की बैसाखी खुद लगाते हैं। बैसाखी की जरूरत किसको पड़ती है? कमजोर को, कमजोर को, ताकतवर को नहीं। ताकतवर ये तो अकेले 38 चलता दल है। की बैसाखी लेके कौन खड़े हैं? वो अपने आप को ताकतवर बताते हैं। ताकतवर तो अकेले चलता है। 28 दल, 38 दल एनडीए, 28 दल इंडिया, और शेरनी बहन कुंवरी माथुर जी अकेले। अपने आप पर भरोसा है। अगर इन लोगों को भी अपने आप पर भरोसा हो तो इनकी अगर हिम्मत हो, हैसियत हो, तो अकेले अकेले लड़के देख ले, बीएसपी के करीब करीब तो दिखाई नहीं पड़ेगी जितने भी दल यूपी में है। हाँ, अच्छा, ये बैसाखी ना लगाए अगर अपने आप को मजबूत समझते हैं। ऐसी बात को ये चौराहे चौराहे पे जब कहते थे ना, तो मेरे कार्यकर्ताओं के खून में आग लग जाती थी, और वो कहते थे कि अगर चुनाव आयोग के आईना दिखाने के बाद भी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 9 अक्टूबर को आके देख लेना कि बीएसपी जिंदा है, बीएसपी क्या हैसियत है, ये आपको पता लग जाएगा। ये उसका रिजल्ट है। ये बात उस दिन आपने कही निश्चित कही थी हमसे 7 अक्टूबर। हाँ, रैली के पहले मैंने कहा था कि ये गुस्सा है मेरे लोगों का। आपने कहा पांडे जी ऐसा है कि आप आइएगा रैली में, जरूर आइएगा, अब गिनती कर चाहिए तो कर लेना। हाँ, गिनती करना तो कर लिए, कर नहीं पाओगे, आपने कहा था। ये मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, अपनी मेहनत पर। मेरा कार्यकर्ता गांव गांव जाके भैया तैयार किया लोगों को। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए जो इस तरह बोल रहे हैं। मेरा कार्यकर्ता इनको जीवन में माफ नहीं करेगा जो इस तरह बोल रहे हैं। अभी कल ललितपुर से एक कार्यकर्ता मेरा फोन किया, कह रहा साहब ये क्या बोल रहे हैं नसीमुद्दीन की, हमको सरकारी बस मिली है, हम आपको रसीद भेज रहे हैं, हमको दिखा दो नसीमुद्दीन को। रसीद भेज रहा हूं, हमारे व्हाट्सएप रसीद भेजा लोगों ने, पूरे प्रदेश रसीदें आई हैं। मैंने तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में भी जाके देखा। हाँ, मैंने अवध चौराहे पे भी कवर किया, काशीराम स्थल पे भी पहुंचा, मुझे कहीं सरकारी बस तो नहीं दिखी। झूठ क्यों बोलूं? नहीं, एक भी नहीं दिखाई। नहीं तो दिखी, चैनल चित्कार रहे भाई, नहीं, कैमरे लगे लखनऊ भर में। नहीं दिखी। लखनऊ भर में कैमरे लगे, कहीं निकाल के तो ये नसीमुद्दीन, आरके चौधरी, इंद्रजीत सरोज और ये बसपा से जो गए हुए लोग हैं, इनको कैसे दिख गई? अच्छा, एक भी सपाई इसके कमेंट नहीं कर रहा है ना, नहीं भी भाजपा ही कर रहा है। ये भगोड़े लोग अपने आप का खुश करने के लिए कमेंट कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। समाजवादी का भी कोई कैडराइज व्यक्ति जो समाजवादी कैडर का होगा वो नहीं बोल रहा। ये भगोड़े लोग अपने आप का खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जिनकी हैसियत अपनी खुद नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार होके गए हैं, जिनको मान्या बहन जी मानव साहब ने इनको लीडर तैयार किया है। आज वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं मलाई खाने के बाद। हाँ, जबकि ओम प्रकाश राजभर से मैंने पूछा कि ये रैली कैसी है, आपने देखा? बोले बहन जी की हैसियत है, बहन जी की ताकत है, बहन जी ने एहसास करा दिया कि क्या है। और उन्होंने बोला कि अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बोला, माननीय आजम खां जी ने भी कहा कि ये तो बहुत बड़े कौम की लीडर है, सब समाज के लीडर है। और माननीय बहन जी ने मंच पे कहा, कुछ हमारे मीडिया के लोग हवा में उड़ा रहे थे
मैंने इस पे भी एक अपने साथी को बोला तो कहे आप गुस्सा आ गए। हमने कहा इसलिए गुस्सा आ गए कि बहन जी लगातार लखनऊ में है, मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि बहन जी दिल्ली में माननीय आजम खान जी की पत्नी से मिली है, तो गलत बात करते तो गुस्सा तो आता है इस पे। माननीय बहन जी ने भी उस दिन खुलेआम मंच से बोल दिया कई लाख लोगों के बीच में कि भाई मुझे जब मिलना होगा तो खुलेआम मिलूंगी, चुपके चुपके नहीं मिलती हूँ। नहीं, चुपके चुपके कौन लोग मिलते हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बता चुके हैं। रात में गुलदस्ता लेकर के कौन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेताओं के घर, इसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बता चुके हैं। क्योंकि जो हमको बी टीम कहते हैं उनके साथ भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रहे हैं, वो बताते हैं क्योंकि वो साथ में रहे। उनको मालूम होगा रात में कौन लोग कहते हैं भाई ओम प्रकाश राजभर जी गुलदस्ता सजवाओ मुझे रात में जाना है। ये ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला है ना, जो हमको बी टीम बोलते हैं। और जो कह रहे हैं ना कि मान्या बहन जी ने भाजपा वालों को धन्यवाद दे दिया, ये लगता है पूरा एकदम चिढ़ के गुस्से में लगे हैं। भाई समाजवादी गवर्नमेंट में भी जो मान्या बहन जी ने स्मारक स्थल बनाया है, लखनऊ को सजाया है, बहुजन महापुरुषों को सजाया है, उसमें समाजवादी गवर्नमेंट आने के बाद में लाइट तक नहीं जलती थी। हम लोग आते थे बड़ा दुखी होते थे कि ये भी एक ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री हैं, इनकी भी राजनीति जगाने में मानवर साहब का और बाबा साहब का योगदान है सब समाज के साथ साथ, लेकिन इनको भी तरस नहीं आ रहा, लाइट नहीं जलने दे रहे हैं, अंधेरे में है हमारे महापुरुष। और जबकि जो मान्य बहन जी ने पार्क बनाया, अम्बेडकर पार्क या स्मारक स्थल, प्रेरणा केंद्र, तो ये जो स्मारक स्थल पार्क बने हैं ये मान्य बहन जी ने गवर्नमेंट में बनाया है और ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, ये देश की धरोहर है, प्रदेश की धरोहर है, ना कि बीएसपी की। बहन जी ने जो आभार व्यक्त कर दिया भाजपा नहीं, का, वो बड़ा एक बवेला खड़ा हो गया। भाजपा का नहीं आभार व्यक्त किया बहन जी हाँ, ने, सरकार का ना योगी जी का। मान्या बहन जी ने कहा कि समाजवादी गवर्नमेंट में भी मेरे पार्कों की देखरेख नहीं हो रही थी। भाई कोई भी चीज अगर सरकारी संपत्ति बन गई है तो सरकार की दायित्व जिम्मेदारी है कि उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस का ध्यान रखे। भाई वहां से टिकट लगता है, ठीक है, अर्निंग होती है, वो सरकार के कोटे में जाता है। तमाम पिक्चर फिल्मों का शूटिंग हुआ है, उसका भी पैसा आया है, सरकार के कोटे में गया है। तो सरकार का दायित्व है ना कि सरकारी धरोहर है, देश की प्रदेश की धरोहर है, मान्या बहन जी ने भले ही बनाया है तो इसका मेंटेनेंस रख रखाव का ख्याल तो सरकार को रखना चाहिए। ना सपा ने रखा ना भाजपा ने रखा, भाजपा की भी कई साल बीत गई। तो मान्या बहन जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन पार्कों से आपको अच्छी अर्निंग होती है, आप भी इसका ख्याल नहीं कर रहे हो, समाजवादी भी नहीं किया है, तो मैं चिट्ठी लिख रही हूँ। तो मान्या बहन जी की चिट्ठी को गौर करते हुए मान्य बहन जी के लेटर जो बहन जी ने दिया था कि इसका भाई रख रखाव मेंटेनेंस करो, वरना तो घर भी अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये तो देश की प्रदेश की आम जनमानस की धरोहर है। तो इसके लिए बहन ने चिट्ठी लिखा, तो माननीय योगी जी ने उस चिट्ठी का संज्ञान में लेते हुए उसका मेंटेनेंस कराया। तो भाई अगर कोई काम हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है या आपको कहा है और आपने मान्या बहन जी की बातों को संज्ञान में लेते हुए अगर आपने मेरे महापुरुषों के नाम से बने पार्क को, स्मारकों को अगर आपने मेंटेन कराया, तो उसके लिए बहन ने कहा चलो भाई देर से ही सही, मेरे कहने के बाद ही सही, लेकिन अगर आपने करा तो इसके लिए आपको धन्यवाद। तो कौन सी गलत बात हो गई? इसी को लेके पतंगा अब वो तो गलत बात कर रहे हैं ना। मान्या बहन जी ने सरकार, अरे मैंने तो कहा था कि बी टीम है, बहन जी मायावती जी डरी हुई हैं, इसीलिए वो इस तरह से आभार व्यक्त की योगी जी नहीं, आभार व्यक्त किया गया जो मान्या बहन जी के चिट्ठी को संज्ञान में लेकर के माननीय योगी जी ने जो हमारे पार्क का रख रखाव मेंटेनेंस किया। ये तो बिना चिट्ठी के भी सपा को भी करना चाहिए था और भाजपा को भी करना चाहिए था। मतलब एक सिंपल एक आभार, एक कटसी है बस कि आपने हमारे लेटर का संज्ञान में लिया और जो महापुरुषों की हमारे पार्क में वो भी वो देश की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। ऐसे उड़ाने लगे जैसे लगा कि अरे मैं तो कह रहा था ना कि बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके इशारे पर काम करती है। उसके बाद ये नहीं दिखा रहे, मान्या बहन जी ने कहा है कि भाजपा के द्वारा भी हमारे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लगाए गए, हमारे परिवार के ऊपर लगाए गए, कांग्रेस के द्वारा भी तमाम मुकदमे लगाए गए थे, लेकिन एक भी मुकदमे जो भाजपा ने मुझे परेशान करने के लिए, मेरे परिवार को परेशान करने के लिए, मतलब भाई भतीजा को या मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे कराए गए, ये सब में क्लीन चिट बहन जी को मिल गई। क्यों? क्योंकि फर्जी था। बहन जी ये भी तो कहीं कि उखाड़ के फेंक देना है इन सरकारों को। निश्चित
तो उसमें तो भाजपा को ही उखाड़ने की बात भाजपा को उखाड़ के फेंकने की बात है। भाजपा को बहन ने कहा कि फर्जी मुकदमे लगाते थे। अभी बंथरा में एक घटना हुई, दूसरे दिन माननीय बहन ने कहा कि भाई इनको जो है सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इस तरह अत्याचार नहीं होना चाहिए। और माननीय बहन ने यह भी बोला कि हम अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी घटनाएं हो रही हैं, जाति हो रही, वहां हमारे निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष जाते और न्याय दिलाते हैं। और मैं जाता हूं तो मैं सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, पूरी तरह जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो मैं लगातार बोलता हूं, मैं बहन जी के निर्देश पर ही बोलता हूं। अब पिक्चर क्लियर हो गई, क्लियर है। ये जो दर्शक देख रहे हैं और जिन्होंने विरोध किया है इस रैली का, देखते हुए भी एक बात आप समझो कि ये जबरदस्ती कुछ लोग भाजपा और सपा को दिखाते रहते हैं, बीएसपी को साइड करके, कि ताकि भाजपा सपा की लड़ाई दिखा देंगे तो ये दो कोणीय संघर्ष होगा। ठीक है, इस तरह करते रहते हैं। तो इसको ये जो विपक्षी लोग हैं, जो समाजवादी लोग बोल रहे थे, ये मीडिया में कुछ हमको भी जगह मिल जाए, क्योंकि रैली इतनी बड़ी हुई तो मीडिया तो बीएसपी को दिखाएगी, हमें भी कुछ जगह मिल जाए। इसलिए माननीय आजम खान जी के घर भी 8 तारीख को चले गए। इसके पहले भी जा सकते थे, बाद में भी जा सकते थे। रिहाई तो हुई, उनको हमें लगता हफ्तों बीत गया था जब गए हैं। और यहाँ बहुत दूरी है नहीं। जिनके बल पर आपकी पार्टी जिंदा है, ऐसे नेता को देखने के लिए आपको 1 हफ्ता लग गया। इसका मतलब उनके मन में कोई डर रही होगी कि 8 को ही पहुंच जाओ, कवरेज मिल जाएगा, अगर कुछ बात भी होगी तो वो रोकथाम लग जाएगी है। और उसके बाद तब भी कुछ नहीं मिला, तो इतनी बड़ी रैली हो गई कि ये लोग खो गए। तो अपनी खींच बुझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत बुला लेना, लगता कोई तूफान आ गया। अरे किसी दल के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के अगर अपने महापुरुष को पुष्प अर्पित किए हैं तो इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या जल्दी पड़ी थी। और खुद भी ऐलान किए थे कि मैं भी जो है मानवर साहब को पुष्प अर्पित कर रहा हूं। वाह भाई, जिन मानवर कांसी राम साहब के नाम से बने जिले को आप नहीं हजम कर पाए। अलीगढ़ मंडल के अंदर बहन जी ने एक जिला बनाया जिसका नाम बहन जी ने रखा मानवर कांसी राम साहब नगर। और माननीय अखिलेश यादव जी उसको बदल क्या कर दिए, कासगंज। उनके सम्मान में अगर जिले को नहीं हजम कर पा रहे हो तो उनके नाम की पूर्णतिथि मनाने क्या अधिकार आपको है? उनके नाम पर उनके जो पढ़ने वाले दिवस पर छुट्टी थी, माननीय बहन जी ने दिया था, छुट्टी किया था, उसको भी आपने निरस्त किया, उनकी जयंती मना रहे हो। तो ये तो नाटक है। ये नाटक बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग समझ गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपको।